हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल में पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये हम लोगों का जो है लास्ट पार्ट है। 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसमें संपूर्ण भारत का भूगोल कवर करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लास्ट के 3 लेक्चर लाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो 17 मार्च को होने वाला है उसके लिए, और हमारा आरओ होने वाला है 11 फरवरी को, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वही कवर कराए गए हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज में मिनरल्स हैं जो कि यूपी आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी आरओ के सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है मिनरल्स के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना है, तो उससे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अच्छे से देखेंगे और हम लोग पीवाईक्यूज भी देखेंगे कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला हम लोगों का टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख लौह अयस्क, यानी हम लोग पढ़ेंगे आयरन ऑक्साइड के बारे में, मतलब पूरा लौह अयस्क देखेंगे कि कहाँ कहाँ लौह अयस्क पाया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मोटा मोटा एक मैप में समझ लीजिए कि जो लौह अयस्क है वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। तो हमारे मैप में अगर हम राजस्थान से देखें तो राजस्थान के जयपुर में पाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ हिमाचल प्रदेश में गढ़वाल रेंज में पाया जाएगा। हजारीबाग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजन पूरा हमारा झारखंड का रीजन है। हजारीबाग यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाएगा। अब यहाँ पे रांची में पाया जाएगा। सिंहभूम है, ये कहाँ का है, जैसे कभी कभी क्या होता है एग्जाम में नाम दे देता है सीधे सीधे कि सिंहभूम ये किस एरिया से रिलेटेड है और किस चीज़ से है, तो ये लौह अयस्क से रिलेटेड है। कहाँ पे है सिंहभूम, तो ये कहाँ पे है, झारखंड में है सिंहभूम। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मयूरभंज है, मयूरभंज कहाँ पे है, और यहाँ पे क्योंझर और मयूरभंज ये कहाँ पे हमारा, ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो आपको लोकेशन वाइज याद करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा कटक है और कोरापुट है, क्योंझर है और मयूरभंज है, एक ही में है मयूरभंज, ये हमारा उड़ीसा का है, इसको याद कर लीजिएगा। और पूरा झारखंड का याद कर लीजिएगा, हजारीबाग, पलामू है, रांची, सिंहभूम, रांची तो इसकी राजधानी है, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर रायपुर है, छत्तीसगढ़ में रायपुर, और दुर्ग और सुंदरगढ़ ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ में है। ये स्थान जहाँ पे लौह अयस्क पाए जा रहे हैं वो स्थान को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरा लोकेशन वाइज याद करना पड़ेगा। और जबलपुर बालाघाट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। ये किससे रिलेटेड है, जबलपुर बालाघाट, तो ये है लौह अयस्क से रिलेटेड है, ठीक है। और चंदपुरा है, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये महाराष्ट्र का रीजन आ जाएगा। एमएच यहाँ पे लिख लीजिए, महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है। तो रत्नागिरी और चंद्रपुर ये कहाँ का है, चंद्रपुर रत्नागिरी तो महाराष्ट्र में है। क्या है ये, लौह अयस्क की खदानें यहाँ पे पाई जाएंगी। फिर धारवाड़ यहाँ पे है, नीचे आ जाइए आप इसके नीचे, ठीक है। बेल्लारी है, और ये बेल्लारी और धारवाड़ ये कहाँ का है, ये कर्नाटक का है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कुद्रेमुख पूछता है, शिमोगा पूछता है। तो आप अगर मैप से याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे चित्रदुर्ग कहाँ पे है, तो ये हमारा देखिए चित्रदुर्ग ये पूरा एरिया ये क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक। नीचे आ जाइए तो सलेम है और मदुरै है, तो ये तमिलनाडु का आ जाएगा। तो ये आप लोकेशन वाइज याद कीजिए, आप स्टेट वाइज याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है सीधे सीधे। पहले तो कभी मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, एक तो दे देता है लॉ अयस्क से रिलेटेड, तो ये स्थान दे देगा, नाम आपको दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा आपको स्टेट वाइज बताना पड़ेगा कि ये किस स्टेट का है। जबलपुर दे देगा, बालाघाट कहाँ पे है, तो बालाघाट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, लौह अयस्क से रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरा याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बेसिक देख लेते हैं। भारत में लोहा प्रमुख रूप से धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। तो यहाँ पे कहाँ पे देखिए, ये अयस्क के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है वो मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, 72% मैग्नेटाइट। फिर हेमेटाइट है, और ये सब सारे जो हैं ये लौह के प्रकार, मतलब लोहे के जो है टाइप है। मैग्नेटाइट और बोलते हैं जैसे लौह अयस्क में, तो लौह अयस्क है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और क्या है, सीडेराइट। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि लोहे जो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये लौह अयस्क हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट पाया जाता है। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा है, तो ये कौन सा लौह अयस्क, ये सारे अयस्क हैं लोहे के, तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा जो सबसे बढ़िया प्रकार का है वो मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो सर्वोत्तम प्रकार का कौन सा है लौह अयस्क, वो मैग्नेटाइट है। भारत में अगर हम उपलब्धता के अनुसार देखें तो ये लौह अयस्क का क्रम कैसे है, तो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाया जाता है,
और सेकेंड नंबर पे मैग्नेटाइट। और सबसे उच्चतम क्वालिटी का जो लोहा होता है लौह अयस्क वो मैग्नेटाइट होता है, फिर हेमेटाइट होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हम क्वालिटी वाइज बात करेंगे तो मैग्नेटाइट पहले नंबर पे आएगा, हेमेटाइट सेकेंड रैंक पे आएगा, ठीक है। अगर हम इंडिया में उपलब्धता के आधार पे देखेंगे तो लौह अयस्क में हेमेटाइट सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, फिर उसके बाद मैग्नेटाइट। ये सारे हैं क्या, ये लौह अयस्क हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे बोलाडीला जो खान है वो भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। बोलाडीला खान ये लौह अयस्क की खान है और ये सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, ठीक है। यहाँ से उत्पादित जो लौह अयस्क है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह से कहाँ जाता है, जापान को निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख कहाँ पे है, कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खदान है। यहाँ पे हम लोग देखा यहाँ पे कुद्रेमुख कहाँ पे है, देखिए ये है कुद्रेमुख, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। आप लोग लोकेशन मैप में देख के याद कीजिए, याद हो जाएगा। कर्नाटक में अधिकांशतः कौन से टाइप की जो लौह अयस्क पाया जाता है, तो वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मतलब है क्या, बेसिकली दक्षिणी भाग में मैग्नेटाइट और ऊपर में जाएंगे हम लोग उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग में, तो वहाँ पे हेमेटाइट ज़्यादा पाया जाता है। तो उसी प्रकार से अगर मैग्नेटाइट लौह अयस्क की बात करेंगे तो हम लोग कर्नाटक आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा, केरला आ जाएगा, नीचे का रीजन आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो कर्नाटक में अधिकांशतः कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में नाथरा की पाल और क्या है, थूर हुंडेर क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे देखिए मैप में दिखाया गया है, जयपुर में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे दो खाने हैं लौह अयस्क की जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये सीधे सीधे नाम दे देता है, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर क्षेत्र। ये किस एरिया से रिलेटेड हैं, तो ये जयपुर राजस्थान में है। और ये किस चीज़ से हैं, तो ये यहाँ पे क्या किसकी ये खान है या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये लौह अयस्क की खाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लोहे के दो अयस्क हैं, दो प्रमुख अयस्क हैं, मतलब ये लोहे के ही दोनों प्रमुख अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्वालिटी वाइज सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा होता है, मैग्नेटाइट होता है, फिर हेमेटाइट होता है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाया जाता है, फिर उसके बाद मैग्नेटाइट। ये सारे लौह अयस्क हैं, ठीक है। तो ऐसे एकदम ये इसको याद करते चलिए। अब यहाँ पे 79% पूर्वी क्षेत्र में मैग्नेटाइट और 93% दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब ये है क्या कि जो हेमेटाइट अयस्क है, हमने अभी बताया कि जो इंडिया का मैप आप लोग देखिए तो ये पूरा यहाँ पे इधर एरिया जो है ये हजारीबाग का एरिया पूरा, मतलब जो झारखंड हुआ और पूरा पूर्वी क्षेत्र है, ऊपर गढ़वाल हिमाचल प्रदेश में है, तो ये वाला जो रेंज है यहाँ पे क्या इधर के रेंज में हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाएंगे। अगर हम नीचे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन से, यहाँ पे मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है। और इधर में क्या है, हेमेटाइट ज़्यादातर, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए अगर हेमेटाइट की उपलब्धता के आधार पे तो ऊपर का सारा राज्य ले लीजिए, जैसे और उत्तर पूर्वी ले लीजिए, तो क्या होगा, असम होगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य आएंगे। मैग्नेटाइट में अगर हम देखें तो कर्नाटक, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, गोवा, ये सब आएंगे मैग्नेटाइट पे, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस किस जगह पे कौन कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट PYQs है जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, लौह अयस्क से। तो भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैली में पाया जाता है, तो वो धारवाड़ क्रम की शैली में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, धारवाड़ क्रम की शैली में लौह अयस्क पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है, तो ये धारवाड़ क्रम से संबंधित है। सेम क्वेश्चन है, उसको बदल दिया गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो शैली है लौह अयस्क का समृद्ध भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो किसमें, तो ये भी धारवाड़ क्रम। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये यूपी RO में भी आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है, तो सेम वही क्वेश्चन है। धारवाड़ क्रम आप लोगों को लौह अयस्क के लिए याद कर लेना है, इसको एकदम रट जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की जो रिपोर्ट है 2020-21 उसके अनुसार दो राज्य जो लौह अयस्क के लिए प्रमुख हैं, तो देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आएगा, आप लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे दिया क्या है कि लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, ये पूछा हुआ है लौह अयस्क के लिए, ठीक है।
तो उड़ीसा है प्रमुख उत्पादक, मतलब जहाँ पे ज़्यादा होता है तो उड़ीसा में होता है और छत्तीसगढ़ में होता है। ज़्यादातर कहाँ होता है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन और भी रहता, 1 2 3 रहता तो झारखंड में भी होता है, तो हम तीनों के साथ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य बोला है कि प्रमुख कौन है, तो इस वजह से हम लोग 1 और 2 के साथ जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे सूची है, खनिज दिया हुआ है और देश दिया है, हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइम में आ रहे हैं। तो चांदी ये कहाँ पे पाया जाता है? तो चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में पाया जाता है, तो इसको यहाँ पे मिला लीजिए। तो A का 3 मिलाइए, तो देखिए यहाँ पे A का 3 सब में ही है, ठीक है। अवरक कहाँ पाया जाता है? तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवरक सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर ही लीजिए कि अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में, भारत जो है अभ्रक में प्रथम स्थान पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है, क्योंकि अक्सर जब भारत में प्रथम है तो ये देता ही देता है, मतलब जब ऐसे देता है मैच करने के लिए तो ये अभ्रक देता है, तो इंडिया दे देता है। तो इससे आप मैच कर लेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन में अच्छा रहता है। फिर तो बी का हमारा 4 हो जाता है, तो बी का 4 देखिए बस एक ही में है, एक देखिए अवरक का अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर भी हम और देख लेते हैं, लौह अयस्क ये कहाँ पाया जाता है? रूसी संघ में पाया जाता है। ये तांबा कहाँ पाया जाता है? ये हमारा चिली में पाया जाता है। तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे वो पूछा है। तो सोना कोयला की खदान ये सही है। कोयला झरिया, झरिया कहाँ पे है? तो झरिया झारखंड में है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। लौह अयस्क गुंटूर ये गलत है, लौह अयस्क गुंटूर नहीं है। गुंटूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की जो गुंटूर है ये सोने के लिए है, झरिया कोयला के लिए, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। हीरा पन्ना ये तो सही है, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। ये भी देखिए आर मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तांबा। सारे जितने खनिज हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि खनिज से आता है आर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूबीपीसीएस प्रीलिम्स में भी इससे आता है क्वेश्चन, तो इसको एकदम अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं तांबा। तांबा क्या है? भारत में तांबा धारवाड़ सिलाव। अब देखिए धारवाड़ हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे भी लौह अयस्क के लिए भी पढ़ा था। अब यहाँ पे तांबा में भी धारवाड़ सिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे सीधे पूछ सकता है। तांबा सल्फाइड चाल को पायराइट के रूप में धारवाड़ की सिस्ट में पाया जाता है, तो ये आप याद कर लीजिए कि धारवाड़ सिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। ताम्र अयस्क उत्पादन में भारत के जो 3 प्रमुख जिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू राजस्थान में है, राजस्थान का ये जिला है झुंझुनू। बालाघाट मध्य प्रदेश का जिला है और सिंहभूम झारखंड का जिला है। यहाँ पे तांबा बहुत, मतलब देखिए सबसे ज़्यादा तांबा जो होता है वो झुंझुनू में होता है, राजस्थान के झुंझुनू में, फिर मध्य प्रदेश के बालाघाट में, फिर झारखंड के सिंहभूम में। सीधे सीधे नाम दे देता है। झुंझुनू किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू कहाँ पे है? तो ये झारखंड का है जिला, ठीक है। बालाघाट भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, सिंहभूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। राजस्थान में खेतड़ी की तांबे की जो खानें हैं वो कहाँ पे हैं? तो खेतड़ी की तांबे की खान ये कहाँ पे है? ये झुंझुनू में है। और यहाँ पे मलाजखंड ये बालाघाट में ही मलाजखंड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सीधे सीधे मलाजखंड बालाघाट ना देकर के मलाजखंड देकर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मलाजखंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तो पूछा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि मलाजखंड किससे रिलेटेड है, मतलब किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है मलाजखंड। तो बालाघाट मलाजखंड दोनों याद कर लीजिए, इसी का नाम है बालाघाट का ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत में ताम्र अयस्क का सर्वाधिक भंडार क्रमशः राजस्थान में, झारखंड और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो देखिए अगर सीक्वेंस वाइज लगाएंगे तो झुंझुनू में सबसे ज़्यादा होता है तांबा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे, देखिए पहले नंबर पे हमारा राजस्थान आएगा, सेकंड नंबर पे झारखंड आएगा और थर्ड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से, देखिए ये क्या है? ये स्टोरेज की दृष्टि से है। भंडारण का मतलब होता है रखना, तो ये चीज़ याद कर लीजिए आप लोग कि उत्पादन अगर हम बात करें कि जहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो एमपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? राजस्थान में होगा। और थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो वो होता है हमारा झारखंड में होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये क्या है? स्टोरेज की बात करते हैं हम, यानी कि भंडार की बात करते हैं कि इकट्ठा करके जो रखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाएगा झारखंड आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा एमपी।
तो ये समझ आया, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उत्पादन याद कर लीजिएगा, भंडार पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि उत्पादन के आधार पे कौन कौन से राज्य, मतलब उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाइए। तो इसमें आप लोग लगाइएगा कि पहले पे एमपी है, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है। भंडारण में आएगा तो राजस्थान पहले पे है, फिर उसके बाद झारखंड है, और फिर लास्ट में एमपी है। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा इसको। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख तांबा क्षेत्र। मैप में देखने से एक फ़ायदा ये होता है कि जल्दी याद हो जाता है। आप लोग भी मैप में देख के याद कीजिए, एकदम बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे है हमारा झुंझुनू, ये पूरा राजस्थान का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, पूछता है। तो खेतड़ी की खान जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पे है? झुंझुनू में है। ठीक है, अलवर ये राजस्थान में, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर तो तांबे के लिए प्रसिद्ध। तो ये सारे जो हैं ये क्या है? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है? राजस्थान है। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे झारखंड। झारखंड में क्या है? सिंहभूम और हजारीबाग। सीधे सीधे पूछता है सिंहभूम हजारीबाग किससे रिलेटेड है? तो तांबा लोहा कोयला दे देगा, तो आपको तांबा लगाना है, तांबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है बालाघाट, ये कहाँ पे है? तो बालाघाट ये मलाजखंड भी इसको कहते हैं, तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर चंद्रपुर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए महाराष्ट्र हो गया हम लोगों का। फिर उसके बाद हम इधर आते हैं आंध्रा में, तो गुंटूर ये किससे रिलेटेड है? ये तांबे के खदान के लिए है, तो गुंटूर यहाँ पे मैप में देख लीजिए। फिर कुरनूल, ये कुरनूल भी हमारा कहाँ पे? तो कुरनूल और गुंटूर ये दोनों कहाँ पे है? आंध्रा में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। फिर हमारा आता है नीचे यहाँ पे कर्नाटका। कर्नाटका में चित्रदुर्ग हासन, ये किसके लिए है? ये भी तांबे के लिए है। सारा ये तांबे का ही मैप है, कुरनूल और ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा, उत्पादन की दृष्टि से देखें तो एमपी पहला है, फिर राजस्थान है, फिर झारखंड है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो देखिए एमपी पहले नंबर पे है, और फिर क्या है हमारा? यहाँ पे राजस्थान है। तो कौन सा यहाँ पे होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे बात किया जाए उत्पादन में तो क्या है? एमपी है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर यही प्रोडक्शन की बात करें, सॉरी ये तो प्रोडक्शन हो गया, ये प्रोडक्शन पे है। अगर यहाँ पे स्टोरेज की बात करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग साथ साथ याद करते चलिए तो ईजी रहता है। अब देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे थे हम, आ गया मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाजखंड कहाँ है? बालाघाट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी, ये देखिए बालाघाट, इसी को मलाजखंड यहाँ पे ही है, तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो हम लोगों ने पढ़ा ये तांबा से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे है, इस टाइम में ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि तांबा के क्षेत्र हैं, राज्य हैं, इसको आपको मैच करना है। तो ये आप मैच करने में के लिए देखिए तभी इजी होता है जब आप लोग मैप में देख करके इसको एकदम अच्छे से मैप में ही पढ़िए, क्योंकि मैप से क्या होता है, आप लोग राजस्थान का एक साथ पढ़ेंगे, अब यहाँ पे झारखंड का एक साथ पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का, बिहार, अब आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पाया गया है तांबा। नॉर्थ ईस्ट में है ही नहीं तो पढ़ना ही नहीं है। फिर देखिए मध्य प्रदेश में एक है, जहाँ जहाँ कम है, महाराष्ट्र में एक है, बीच में तेलंगाना में नहीं है, ठीक है, आंध्रा में है, तमिलनाडु केरला में नहीं है। तो आपको जहाँ जहाँ है वहाँ याद करना है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाता है, ईजिली बहुत याद हो जाता है, एक पूरा पिक्चर बन जाता है माइंड में, तो वो याद रहता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है चंद्रपुर, हासन, खम्माम है और खेतरी है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप खेतरी मिलाइए, ये कहाँ पे है? तो ये हमारा राजस्थान में है, तो डी का 3 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में बस डी का 3 एक ही दिया है, तो ए करेक्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें और भी मैच कर लेते हैं। तो चंद्रपुर ये कहाँ पे है? देखिए चंद्रपुर या चंद्रपुर, अभी हम लोगों ने पढ़ा चंद्रपुर, महाराष्ट्र में बस एक ही तांबे की खान है, चंद्रपुर में है। ठीक है, ये मैप में दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग याद किए रहेंगे तो यहाँ पे मैच कर लेंगे, क्योंकि ये 2011 का क्वेश्चन है। अभी जो पेपर आ रहा है थोड़ा टफ आ रहा है, ऐसा इजी नहीं दे रहा है कि एक आपको एक ऑप्शन आ रहा है तो आप एलिमिनेट कर देंगे, आपको कम से कम 2 ऑप्शन आने ही चाहिए, तभी आप इस टाइम एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर हासन कहाँ पे है? तो ये कर्नाटका में है हासन, यहाँ पे जैसा कि मैप में देखिए आप लोग, तो हासन कर्नाटका में है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया हासन कर्नाटका में है। ठीक है, फिर है खम्माम, ये कहाँ पे? अब देखिए एक ही बचा, खम्माम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे पूछा है खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, बस कुछ नहीं पूछा है खेतड़ी कहाँ पे है और किस राज्य में किस जिले में है, बस ये पूछा है कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खनन क्षेत्र क्या है, खनिज संपदा दिया गया है। तो यहाँ पे कोलाहांडी ये किससे रिलेटेड है ये बताना है। तो ये बॉक्साइट से रिलेटेड है। जावर ये किससे है, तो जावर जो है वो हमारा जस्ता वो सीसा से रिलेटेड है, ये राजस्थान में है। फिर कोलार ये कहाँ पे है, मतलब किससे रिलेटेड है ये बताया कि किस खनिज से रिलेटेड है कोलार। तो ये किससे है, ये हमारा सोना से है। और मेजाबानी ये कहाँ से है, मतलब किससे है, किस खनिज से, तो ये तांबा से है। तो इसको मिलाएंगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र, इसको पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे भी मैप में देखिए आप लोग सबसे पहले नाम मैप से याद करने का पूरा कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद टाइप्स याद कर लीजिए कोयले की कि कितने प्रकार के कोयले होते हैं, कौन सा जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा होता है क्वालिटी वाइज, इंडिया में कौन से टाइप का कोयला पाया जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कालाकोट पाया जाता है। ये कालाकोट लिग्नाइट, जो कालाकोट है, सॉरी कालाकोट स्थान यहाँ पे, और लिग्नाइट कोयला, ये यहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। ठीक, और यहाँ पे कालाकोट में भी कोयला पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये कालाकोट रिलेटेड है, मतलब किससे संबंधित है, तो ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कोयला में जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो है झारखंड का एरिया, पूरा ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए और पूरा इधर ले लीजिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ले लीजिए। ठीक है, और महाराष्ट्र थोड़ा सा, और इधर कर्नाटका आ जाएगा। ये एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोयला इधर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इधर गुजरात में, गुजरात का ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयला है यहाँ पे पाया जाता है उमरसर, ये कहाँ पे है, गुजरात में है, यहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, अब झारखंड में देखिए बहुत ज़्यादा है, राजमहल, झरिया, रानीगंज और रामगढ़। ठीक, और लखनपुर ये तो इधर नीचे है। तो देख यहाँ पे देखिए राजमहल है, झरिया है और रानीगंज है और गिरिडीह है सॉरी, और यहाँ पे डॉल्टनगंज है और करणपुरा भी इसको कहते हैं, या तो कर्णपुरा, ये झारखंड में है। ठीक है, और बोकारो ये किससे रिलेटेड है, तो ये कोयला क्षेत्र से रिलेटेड है। किस कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है, सारी कोयला खदानें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो राजमहल में कोयला खदानें हैं, झरिया में है, रानीगंज में है, रामगढ़ में है, गिरिडीह में है, डाल्टनगंज में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकेशन सीधे सीधे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप आइए यहाँ पे दार्जिलिंग है, तो यहाँ पे पाया जाता है, ये कोयला के लिए है। ठीक है, चेरापूंजी मेघालय में है, तो ये कहाँ, ये किसके लिए है फेमस, कोयला के लिए है। और नामचिक और माकुम ये किसके लिए है, ये भी, ये देखिए नामचिक और माकुम जो है वो असम में है। ठीक है, आप लोग मैप में याद कीजिए देख करके, तो लोकेशन वाइज एकदम पूरा याद हो जाता है। तो ये क्या है, किससे रिलेटेड है, कोयला से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कोयला की खानें पाई जाती हैं। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी आर में क्वेश्चन आया हुआ है, सिंगरौली। देखिए एक सिंगरैनी है यहाँ पे, एक सिंगरौली है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंगरेनी पूछता है तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में देता है तो लोग लगा देते हैं, नहीं सिंगरेनी नहीं, सिंगरौली। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, देखिए इसका एग्जैक्ट लोकेशन अगर उत्तर प्रदेश पे देखें तो ये सोनभद्र में है। ठीक है, और फिर उसके बाद सोनभद्र मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, तो मध्य प्रदेश और यूपी दोनों में है सिंगरौली। ये किसकी, कोयला की खदानें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सुहागपुरा ये भी है, ये सुहागपुर या सुहागपुरा मध्य प्रदेश में है, कोयला की खदानें। उमरिया कोयला की खदानें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, कोरबा हुआ और विश्रामपुर हुआ, तलचर हुआ, तो लखनपुर हुआ, ये उड़ीसा है, उड़ीसा में पाए जाते हैं कोयला की खदानें। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे
तो तेलंगाना में है। सिंगरेनी कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सिंगरेनी कभी कभी ऐसे देता है एग्जाम में, जैसे नाम दे देगा और आपको यहाँ पे इधर राज्य का नाम दे देगा, आपको मिलाना होगा। इधर एक साइड दे देगा कोयला क्षेत्र, कोयला संबंधित क्षेत्र, और राज्य आपको मिलाना होगा। जैसे सिंगरेनी दे दिया, सिंगरौली दे दिया, उमरिया दे दिया, कोरबा दे दिया, और राज्य दे देगा। तो आप लोग को अगर याद रहेगा, 2 याद रहेगा कम से कम, तो आप लोग उसको एलिमिनेट करके लगा लेंगे। और देखिए उमरसर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है यहाँ पे, और ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है, इसको भी याद कर लीजिएगा। कामठी और वर्धा ये कहाँ पे है? वर्धा घाटी है। तो ये जो है ये मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर नवेली है, नवेली कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये लिग्नाइट कोयला यहाँ पे पाया जाता है नवेली में। सॉरी, यहाँ पे नेवेली है, कहीं कहीं नवेली भी लिखा रहता है। तो नवेली या नेवेली ये कहा क्या किससे रिलेटेड है? ये कोयला क्षेत्र से है, और लिग्नाइट कोयला यहाँ पे पाया जाता है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, एरिया जो कि इंपॉर्टेंट है। कोयला जहाँ पे पाया जाता है, कोयला की खदानें हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैप में आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए कुछ हम लोग देख लेते हैं, बेसिक कोयला के प्रकार देख लेते हैं कि कितने टाइप का कोयला होता है, कौन से टाइप सबसे अच्छा क्वालिटी कौन सा होता है। तो यहाँ पे है कोयला के प्रकार हैं, 4 प्रकार के हैं। एंथ्रेसाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, और उप बिटुमिनस कोयला, और लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। तो ये जो एंथ्रेसाइट कोयला है, ये कोयला बहुत कठोर होता है और चमकदार होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, ये क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा टाइप है, मतलब एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा क्वालिटी वाइज है। तो इसमें क्या है? कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे अधिक रहेगी वही सबसे अच्छा कोयला होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये तेज़ और अस्थिर लौ के साथ जलता है। इसका उपयोग हीटिंग मतलब उद्योगों और उसमें किया जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लीजिए कि कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है एंथ्रेसाइट में होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा। बिटुमिनस कोयला, ये कोयला है। नेक्स्ट है बिटुमिनस। अभी एंथ्रेसाइट पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर बिटुमिनस। बिटुमिनस में क्या है? ये नरम कोयला, इसे नरम कोयला भी कहा जाता है। ये जितना मतलब ये एंथ्रेसाइट कोयला जितना कठोर नहीं होता, वो इससे नरम, तो इसलिए इसका नाम ही है नरम कोयला, ठीक है। इसमें भी कार्बन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो इसका प्रयोग आमतौर पे बिजली और गर्मी मतलब बिजली के लिए, जो बिजली उत्पादन किया जाता है कोयले से, तो उसके लिए बिटुमिनस कोयले का उपयोग किया जाता है। फिर उप बिटुमिनस कोयला है, ठीक। ये बिटुमिनस की तुलना में थोड़ा कम कार्बन पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला कहते हैं। सीधे सीधे पूछ लेता है भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। ये जो कोयला है, ये सबसे नया और सबसे कम कार्बन युक्त कोयला है। इसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होगा। तो लिग्नाइट कोयला, जिसको भूरा कोयला भी कहते हैं। तो ये टाइप हैं कोयले के, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दे दिया है कि जैसे जो कोयले हैं, जैसे पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, इसके उपनाम भी हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे लिग्नाइट को क्या भूरा कोयला भी कहते हैं, बिटुमिनस को काला कोयला भी कहते हैं, और एंथ्रेसाइट को कठोर कोयला कहते हैं, और पीट कोयला को निम्न कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें कार्बन की मात्रा देखिए, कोयला सबसे जैसे कैसे वो पता डिफाइन करेंगे आप लोग कि कोयला सबसे ये अच्छे क्वालिटी का कोयला है, तो कार्बन की मात्रा उसमें जितनी अच्छी अधिक रहेगी वो उतना अच्छे टाइप का कोयला होगा। तो यहाँ पे देखिए 80 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है एंथ्रेसाइट कोयला में, इसलिए ये सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट। अब देखिए एंथ्रेसाइट कोयला ये कहाँ पाया जाता है? ये केवल जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है कि एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला में कार्बन की जो मात्रा है वो 60 से 80% होती है। ये कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वो पूरा बेल्ट है जो इसमें देखिए मैप में आप लोग देखिए, ये पूरा झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ इस वाले बेल्ट में ये पाया जाता है। फिर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें 40 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। ये जो नेवेली है तमिलनाडु में, वहाँ पाया जाता है। असम में और पश्चिम बंगाल में इस टाइप का कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का। पीट कोयला, इसको निम्न कोयला भी कहते हैं। इसमें 40% से भी कम जो वो 40% से भी कम कार्बन पाया जाता है, तो इसलिए इसको निम्न कोयला भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ी कोयले की खदानें कहाँ पे है। तो जो ये सबसे बड़ी कोयले जो झरिया है, ये झारखंड में है झरिया।
ये जो झरिया कोयला की खदान है ये सबसे बड़ी है एरिया वाइज। अगर देखें तो कोयले की खदानों में तो सबसे बड़ी जो खदान है कोयले की वो है झरिया, ठीक है। जहाँ से ज़मीन से मतलब वही कोयला निकलता है तो ये सबसे बड़ी है। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि सिंगरौली देखिए यहाँ पे है। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश का जो ये सोनभद्र है ये बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश से भी, ठीक है। तो यहाँ पे पाया जाता है सिंगरौली, जो कि सिंगरौली जो कोयला की खदान है यहाँ मध्य प्रदेश में भी है और कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में भी है। यहाँ पे ये भी बड़ी है, मतलब पहले नंबर पे झरिया है, दूसरे नंबर पे सिंगरौली कोयला की खदानें हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ वही जो हम लोगों ने मैप में देखा वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि झारखंड में कौन कौन सी कोयले की खदान है। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है। तो झरिया कोयला की खदान, बोकारो जयंती और रामगढ़। देखिए आपको अगर कुछ नहीं याद हो रहा था, आप जितने मैप में दिए हुए हैं एटलीस्ट उनको तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इस मैप में दिए गए हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ज़्यादा याद करना होगा तो ये पूरा दिया गया है, आप इसमें से भी याद कर सकते हैं कि झरिया, बोकारो, जयंती, गोड्डा, रामगढ़, करणपुरा या कर्णपुरा, डाल्टनगंज ये कहाँ पे है, ये सारे कोयले की खदान है। ये किस राज्य में है, तो ये झारखंड में है। सारे स्टेट वाइज अलग अलग करके दे दिया गया है। जैसे देखिए सिंगरेनी ये कहाँ पे है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया। और निवेली ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उड़ीसा में कौन कौन सा है, रामपिया, तालचेर, ईव वैली ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो ये पूरा दे दिया गया है, आप लोग मैप का पूरा याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग का खनिज संसाधन जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने पढ़ा दिया, और भी इंपॉर्टेंट है जैसे चांदी है, ये सब थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, बॉक्साइड है, ये सब आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा बुक से। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से उसके पे लेके आऊँगी। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को बहुत बोरिंग भी लगेगा, समझ नहीं आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं कपास एग्रीकल्चर पे थोड़ा चलते हैं। तो कपास, हम लोग कपास के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत पूछता है इसके बारे में, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं एग्जाम में। भारत में कपास दूसरी जो मुद्रादायी मतलब कि जैसे कपास क्या है, उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कपास का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कपास विश्व में कपास की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वो कौन सी, तो पहली प्रजाति जो है वो देशज है, दूसरी अमेरिकन कपास। तो जो पहली प्रजाति जो देशज जो अपने देश की है उसको देशज प्रजाति कहते हैं, देशज कपास कहते हैं, दूसरा अमेरिकन कपास। हम लोगों ने हम लोग जब एनसीएन पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था कि कपास सबसे पहले इंडिया में ही वो हुआ था, उत्पादन हुआ था, मतलब इसकी खोज की गई थी, सबसे पहले इंडिया में ही हुआ था, मतलब भारत में ही कपास हुआ था, ठीक है। कपास भारत का देशज पौधा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऋग्वेद में देखिए इसका उल्लेख मिलता है प्राचीन ग्रंथों में, क्योंकि ये सबसे बहुत प्राचीन है, भारत में ही सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, मतलब इसका फसल हुआ था। कपास कहाँ पे होता है, अगर मैप में देखें तो काली मिट्टी में इसकी फसल होती है। टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक, और ये फसल जो है ये 210 दिन तक पूरा रहता है, मतलब इसका पूरा टाइम पीरियड ये पूछ लेता है एग्जाम में। और इसमें जो ये पूछ लेता है कि मतलब क्या होता है कि जब फसल ये होता है तो 75 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होना चाहिए और चमकदार एकदम धूप रहना चाहिए, मतलब पाला वाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये कोहरा वगैरह इसमें नहीं पड़ना चाहिए, ये क्या पूरा चमकदार धूप रहेगा और 75 से 100 सेंटीमीटर तक जहाँ वर्षा होगा। और काली मिट्टी में ये ज़्यादातर होते हैं, तो यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा रीजन ले लीजिए तो वहाँ पर कपास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, कपास उत्पादक 3 राज्य हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन 3 राज्यों में कपास होता है। काली मिट्टी में होता है, कि हम लोगों ने पढ़ा भी, और इसको क्या श्वेत स्वर्ण कहते हैं, व्हाइट नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फसल में गन्ने का भी देख लेते हैं हम लोग, सारे भी जो फसल से रिलेटेड है तो उससे मतलब आता है, एग्रीकल्चर से आता है, वो देख लेते हैं। अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर एकदम न्यू पढ़ना है कि मतलब कौन से राज्य में कौन सी फसल अधिक होती है, तिलहन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, दलहन सबसे कौन से राज्य में अधिक होता है, तो वो आप लोग इकोनॉमिक सर्वे से पढ़िए, क्योंकि नया जो डेटा है वो हर साल चेंज होता रहता है।
तो इकोनॉमिक सर्वे आप लोग देखिए, उससे पढ़िए, वो नया रहेगा, उससे याद भी हो जाएगा और एग्जाम में उससे आता ही आता है। ठीक है, तो आर में तो आएगा ही, क्योंकि एग्रीकल्चर टॉपिक ही अलग से लिखा हुआ है। तो भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? भूमि पूछा है कि मतलब एरिया वाइज सबसे अधिक कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी होता क्या, देखिए ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक, तो लेटेस्ट अगर आपको याद करना तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इकोनॉमिक सर्वे से याद कीजिए कि इस टाइम में गन्ने उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है कि महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कपास, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं। तो किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो किन जिलों को कहा जाता है? तो ये जो खरगोन, खंडवा खरगोन का जिला है, यहाँ पे इसको कहा जाता है सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश का है खंडवा खरगोन जिला। ये देखिए एमपी पीसीएस का है सवाल, इसीलिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एमपी मतलब एक स्टेट स्पेसिफिक पूछ लिया है। ठीक है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो व्हाइट गोल्ड है वो है कपास। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन सी फसल किससे रिलेटेड है। मतलब देखिए यहाँ पे, और ये पूछ लेता है कि उसके जनक कौन है। ठीक है, तो क्रांति एक तरह से है, क्रांति के जनक। अब यहाँ पे है सदाबहार क्रांति, तो ये एमएस स्वामीनाथन ने इसका मतलब वो किया था, तो इन्वेंट किया था, तो इसलिए इसके जनक कौन है? स्वामीनाथन है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी विकास में पारिस्थितिकी सिद्धांतों का एकीकरण, इसे ये है, इसको क्या बोलते हैं? सदाबहार क्रांति बोलते हैं। प्रोटीन क्रांति ये किससे रिलेटेड है? तो ये उच्च उत्पादन से रिलेटेड है प्रोटीन क्रांति। पीली क्रांति ये किससे रिलेटेड? तिलहन से रिलेटेड है। ठीक है, तेल तिलहन से रिलेटेड क्या है? पीली क्रांति है। और काली जो ब्लैक रिवोल्यूशन बोलते हैं तो वो पेट्रोलियम उत्पाद से रिलेटेड है। ब्लू रिवोल्यूशन बोलते हैं तो ये किससे है? तो नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से है। चमड़ा उद्योग या पारंपरिक जो चमड़ा या गैर पारंपरिक उद्योग है उत्पाद, उससे तो भूरी क्रांति बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए। ये आप लोग छोड़ सकते हैं कि किसने ये खोजा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एमएस स्वामीनाथन याद कर लीजिएगा। ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति ये जूट से रिलेटेड है। और स्वर्णिम क्रांति ये फल शहद, तो शहद क्या होता है? येलो येलो होता है, तो स्वर्णिम क्रांति फल शहद से रिलेटेड है। ठीक है, और उर्वरक से रिलेटेड धूसर क्रांति है। गुलाबी क्रांति ये प्याज से है। ठीक है, अब प्याज जैसे कि देखिए स्टेट वाइज भी आप याद करते चलिए, प्याज सबसे ज़्यादा किस स्टेट पे होता है? तो ये महाराष्ट्र में होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे से आप लोग याद कीजिए, याद हो जाएगा। रजत क्रांति ये अंडा से रिलेटेड है। और सिल्वर क्रांति ये कपास से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को कहा जाता है, क्रांति की जननी कहा जाता है मतलब। तो ठीक है, क्रांति की जननी, रजत क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। और यहाँ एमएस स्वामीनाथन ये सदाबहार क्रांति के जनक है, एमएस स्वामीनाथन। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है मैच करने के लिए। लाल क्रांति ये किससे संबंधित है? तो ये टमाटर से है ना, रेड रिवोल्यूशन बोलते हैं, तो बांस या टमाटर से है। गोल क्रांति ये आलू से रिलेटेड है। और हरित क्रांति ये अनाज से है। देखिए हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। श्वेत क्रांति के जनक पूछता है तो वर्गीस कुरियन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो और इसके ये किससे रिलेटेड है? तो ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है श्वेत क्रांति। व्हाइट रिवोल्यूशन ये इसके जो जनक हैं वो है वर्गीस कुरियन जी। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए। अब इससे देखिए रिलेटेड पीवाईक्यूज एग्जाम में आए हुए, देखिए ये तो यूपी आरओ में ही आया हुआ क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ठीक है, तिलहन से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया पीली क्रांति किससे है? तो ये तिलहन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो यहाँ पे ये पूछा है कि तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज किस में होती है? मूंगफली में कि सूरजमुखी में कि सोयाबीन में कि तिल में? तो किस में होती है? तो तिल में होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं चाय और रबड़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि चाय की फसल होती कहाँ पे है, रबड़ की फसल कहाँ पे होती है, कितने डिग्री टेम्परेचर में ये फसल होता है, कितना बारिश कितना वहाँ पे होना चाहिए, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जैसे 2-3 ऑप्शन दे देता है और इससे पूछता है कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, तो चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। ये पहले तो यही याद कर लीजिए किस टाइप का फसल है, तो ये है बागानी फसल है, यानी कि हॉर्टिकल्चर में आएगा ये पूरा।
और ये दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है, मतलब ये मूल अगर इसका पूछा जाए तो ये चीन के यूनान पठार का ये मूल पौधा है। चाय उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, तो यहाँ पे जो इसके लिए मौसम जलवायु चाहिए वो उष्णकटिबंधीय चाहिए, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। टेम्परेचर अगर हम लोग बात करें तो वो है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है इसकी आवश्यकता होती है चाय के लिए। और अगर बारिश की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे होना चाहिए, और ढलान युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियाँ ये सब होनी चाहिए, ठीक है। चाय की दो प्रमुख किस्में हैं, कौन सी किस्में हैं, तो यहाँ पे देखिए बोहिया या चीनी, देखिए अब चीन का ही मूल पौधा है तो इसीलिए यहाँ पे बोहिया या चीनी इसको कहते हैं, और एक होता है असमी या असामिका बोलते हैं या असमी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 1955 में मतलब ये टी बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये एग्जाम में पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। 1 अप्रैल 1954 को स्थापना हुई थी टी बोर्ड की, ठीक है, 1954 को हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा एग्जाम में, ठीक। इसमें वही चाय और उसके लिए पूरा नियम लाए गए थे, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछता है कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होता है, किस राज्य में होता है उत्पादन, किस राज्य में, तो असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में होता है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, असम में, ठीक है। अगर हम देश की बात करते हैं तो चीन में सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब पहले नंबर पे, सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा था कि चाय भारत में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब दे दिया था ऐसे कि पहले नंबर पे भारत में होता है, नहीं, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, ठीक है, सेकेंड रैंक पे इंडिया है, थर्ड पे केन्या है, फिर श्रीलंका है और वियतनाम है। तो आप लोग 3 याद कर लीजिए कि पहले नंबर पे चाय सबसे ज़्यादा चीन का ही है, मतलब चीन का मूल पौधा है, ये चीन में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे नंबर पे भारत में है, तीसरे पे केन्या में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार बताया है कि 5 जो उत्पादक देश हैं उसमें चीन है, भारत, केन्या, श्रीलंका और तुर्की। तो ये चेंज हो गया है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये याद किया। अब ये नया लेटेस्ट डेटा जो है ये 2021 का है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। इसके अनुसार चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका और लास्ट में तुर्की आ जाता है, ठीक है, वियतनाम की जगह तुर्की है, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, ये पूछता है कि किस्में बहुत पूछता है, तो ये चाय की किस्म है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, ये चाय की किस्म है, ठीक है। वाइट गोल्ड पूछ लेगा तो ये किससे रिलेटेड है, तो कपास से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा रबड़ की खेती के लिए राज्य प्रसिद्ध है, तो केरल प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है, केरल है, वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग कर लेंगे। ये देखिए अभी का क्वेश्चन है, एकदम 2022 में आया हुआ था यूपीपीएससी प्रीलिम्स में, तो इससे आप लोग का आइडिया लगेगा कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे राज्य दिया हुआ है और उस राज्य में उत्पादन किस चीज़ का होता है, तो उत्तर प्रदेश में जूट का उत्पादन होता है, नहीं, जूट नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे सही सुमेलित पूछा है। असम में गेहूं का उत्पादन, ये नहीं है। गुजरात में चाय और यहाँ पे केरल में रबड़, तो गुजरात में चाय नहीं है, कपास होता है यहाँ पे। केरल में चाय, ये सॉरी केरल में रबड़, ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, ये पूछा है। दूसरा है, ये देखिए यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। दूसरा है ऑप्शन इसमें, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न, मतलब कृषि और कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड है ये जो बोर्ड है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और चौथा है, यह बोर्ड दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय, मतलब इस जो बोर्ड है, इसका चाय बोर्ड जो है इंडिया का, इसका मॉस्को में और दुबई में विदेशी कार्यालय है। तो ये चीज़ पूछा है, इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें पहला और चौथा करेक्ट है कि ये सांविधिक निकाय है, और क्या है, इस बोर्ड जो ये बोर्ड है इसके दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। तो 1 और 4 इसका करेक्ट हो जाता है, और ये गलत है, बेंगलुरु में नहीं है, किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ चाय बोर्ड से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। तो भारत में चाय बोर्ड की उत्पत्ति वर्ष 1903 में हुई। भारतीय चाय उपकर विधेयक के पारित होने के बाद हुई थी।
चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। चाय अधिनियम 1953 के धारा 4 के तहत हुआ था, ठीक है। और ये देखिए किसके अंतर्गत आता है, तो ये भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्या है, कौन सी निकाय है, तो सांविधिक निकाय है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब स्थापना हुआ, 1 अप्रैल 1954 में हुआ। सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसके अंतर्गत हुआ, तो ये चाय अधिनियम 1953 के धारा 4 के तहत हुआ। और ये मंत्रालय कौन सा है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप लोग। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो केरल में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो गरम मसाले होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा राज्य है जिसको मसालों का बागान कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है। देखिए मतलब क्वेश्चन आता, देखिए ये आर मेंस 2013 में आया हुआ है, तो आप लोग PYQs पढ़िए क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मसालों का बागान किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा राज्य है, तो केरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है और ये फसल दिया गया है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य दिया हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कौन सा फसल किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ये आप लोग लेटेस्ट डेटा से याद कीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे से याद कीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग का अगर फरवरी में पेपर हो रहा है तो हम लोग को पुराना ही, क्योंकि अभी बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो आएगा नहीं, तो अभी जो पेपर तो हम लोग का पहले ही बन गया रहेगा, ठीक है। तो आर के लिए आप लोग को पुराना ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। 23-24 का अगर बजट है तो क्या है, 22-23 का आपको याद करना होगा। इकोनॉमिक सर्वे वो याद कर लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे में ये पूरा दिया रहता है। तो जूट कहाँ पे है, मतलब सबसे, अब यहाँ पे दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सुमेलित है पूछा है कि करेक्ट या इनकरेक्ट, ये पूछता है, ठीक है। तो जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, ये करेक्ट है। चाय सबसे ज़्यादा असम में होता है, इंडिया की बात हो रही है, तो ये भी करेक्ट है। गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी सही है। रबड़ यहाँ पे दिया है हिमाचल प्रदेश नहीं, केरल में रबड़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग ये देख लेते हैं, झूम कृषि के बारे में बहुत पूछता है कि झूम कृषि से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। झूम कृषि क्या है, ये बेसिकली स्थानांतरित कृषि की पद्धति है। यह कृषि पद्धति भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये होता है, और मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनके द्वारा ये कृषि पद्धति अपनाई गई है, झूम कृषि, ठीक है। झूम कृषि को असम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू, ये नाम सीधे सीधे पूछा हुआ है एग्जाम में कि झूम कृषि को जो ये पोडू किससे रिलेटेड, मतलब ये क्या है, तो ये क्या है, ये कृषि का एक प्रकार है या एक पद्धति है। आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को ही पोडू कृषि कहा जाता है, और मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में इसे क्या बेवर और पेंडा और पासा इन नामों से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। झूम कृषि के अंतर्गत वनों जंगलों को काट कर या जलाकर कृषि योग्य भूमि बनाकर उसका मतलब भूमि का निर्माण किया जाता है। तो इससे जैसे एक बार इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आया था कि इन्वायरमेंट के लिए जो हार्मफुल है, तो झूम कृषि हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वनों को काट करके जला करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है। तो इसमें क्या है, हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट तो पड़ता है, तो ये चीज़ था उसमें ऑप्शन में था, ठीक है। उस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर, देखिए होता क्या है, ये लोग बेसिकली जो ट्राइब्स होते हैं वो करते हैं कृषि ये, तो उसमें करते क्या है कि जो वहाँ एक जगह की जो का भूमि रहता है उसमें जो जंगल और वन उसको काट करके वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और कृषि करते हैं। फिर उस स्थान की उर्वरता जब समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पे यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है कि जंगलों को, वनों को काट करके वो अपना फिर वहाँ पे कृषि करेंगे, तो इसको झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। ये भी पूछ लेता है कहाँ पे की जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकता, मतलब इसकी प्रचलित है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है स्टेट वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है इसका, ठीक है। तो पूरा है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सारा है, ठीक।
इधर में अगर हम लोग आ जाएंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। तो ये थोड़ा सा झूम कृषि के बारे में था। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे यूपी आर ओ एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 का जो पेपर था, री एग्जाम जो हुआ था उसका, कि प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किया जाने वाला जो टैग है उसका रंग क्या होता है, ये पूछता है। तो उसका रंग होता है नीला। तो ये सारे रंग यहाँ पे जो दिए हैं उसको याद कर लीजिए कि जो प्रजनक बीज होता है उसका रंग कैसा होता है, तो वो पीले रंग का टैग उस पर लगाया जाता है। जो आधार बीज होते हैं उस पर सफ़ेद रंग का टैग लगाया जाता है, और प्रमाणित बीज जो कि पूछा हुआ है तो उस पर नीले रंग का लगाया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए इसको ना दे करके दूसरा दे दे, ठीक है, तो याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है, और यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, और स्थानांतरित कृषि दिया गया है। अब ये चीज़ आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए झूम कृषि अभी हम लोग पढ़े कि किस राज्य में, तो उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का है, तो सी का 3 अगर मिलाइए तो सी का 3 बस एक में ही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम और भी मिला लेते हैं। पश्चिमी घाट में कौन से टाइप की स्थानांतरित कृषि होती है, तो ये चीज़ पूछा यहाँ पे, तो कुमारी है। कुमारी स्थानांतरित कृषि है जो कि पश्चिमी घाट में होती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किस टाइप की होती है, तो वालतरे जो कृषि है ये स्थानांतरित कृषि है, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सी होती है, तो ये होती है डाहिया प्रकार की स्थानांतरित कृषि, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। देखिए यूपीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है। अभी हम लोग झूम कृषि में पढ़े कि झूम जो है उसमें झूम कहाँ बोला जाता है, तो असम पूरा नॉर्थ ईस्ट राज्य में। पोंडू कहाँ बोला जाता है, तो ये चीज़ याद किए हम लोग, तो वही चीज़ उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कौन से सुमिलित नहीं है। पोंडी उड़ीसा में बोलते हैं, सॉरी पोंडू है, ये झूम कृषि ही है, यहाँ पे स्थानांतरित कृषि ही है। इसी को उड़ीसा में पोंडू कहते हैं, मासा हिमाचल प्रदेश में कहते हैं, झूम असम में कहते हैं, ठीक है। पूनम ये रिलेटेड नहीं है केरल से, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे फसल का नाम दिया गया है और बीमारी का नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टाइप आप लोगों को मैं एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देके एक वो बता दे रही हूँ कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फसल है, बीमारी का नाम है, कौन सा फसल में कौन सी बीमारी लगती है, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो गन्ना में रेड रॉट लगता है, यहाँ पे है ए का 2, तो ये सही हो जाता है। गन्ना में रेड रॉट लगता है, यानी कि ए का 2 ऑप्शन अगर देखें हम लोग तो बस एक में ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग फिर भी पूरा देख लेते हैं। धान में कौन सा लगता है, तो खैरा रोग धान में लगता है। अरहर में कौन सा, तो यहाँ पे विल्ट रोग अरहर में लगता है। और आलू में झुलसा रोग, वो पत्तियाँ पूरा मुरझा जाती हैं, तो ये कहाँ पे लगता है, आलू में लगता है। ये बीमारी का नाम है, ये फसल का नाम, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वही यहाँ पे दे दिया। हाँ अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, फसल और प्रजाति। मतलब ये फसल दिया है और इसकी प्रजाति, तो कौन से फसल की प्रजाति नहीं है, तो धान की प्रजाति है गोविंद, धान की प्रजाति है, ठीक। और अरहर ये पारस की प्रजाति है। मटर प्रकाश की मतलब मटर की प्रजाति प्रकाश है, अरहर की प्रजाति पारस है, और धान गोविंद की प्रजाति है, ठीक है। तो गोविंद जो है धान की प्रजाति, ऐसे याद कीजिए आप लोग, ये फसल है, ये प्रजाति है। गेहूं की प्रजाति शुष्क सम्राट नहीं है, ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। अभी देखते हैं किस में है इसमें, तो ये जो शुष्क सम्राट है ये आलू की प्रजाति है, कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा इसको। तो ये चीज़ है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मैं लेकर के नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी। आज ये संपूर्ण भारत का भूगोल का जो मैराथन क्लास चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेकर के आऊँगी, वो पूरा उसको ख़त्म करूँगी। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हिस्ट्री में बचे रहेंगे और करेंट अफेयर्स, वो कोशिश करूँगी कि आप लोग का यूपी से प्रीलिम्स तक और यूपी आर तक का सिलेबस कवर करा दिया जाए। मतलब करंट जो आने वाला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा करंट पे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।